बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज ये आपका सबक नंबर 6 है और गुज़श्ता सबक के अंदर आपके सामने कंपनीज की किस्में बयान की गई। यानी बेसिक के बाद में एक हिसाब से आप फंडामेंटल के अंदर धीरे धीरे आपको दाखिल किया गया जो बेसिक इस्तिलाहात थी ज़रूरी और उसके अंदर आपको जो क्या कंपनीज की किस्में बताई गई। इसी तरीके से इन्वेस्टर की जो किस्में होती हैं उनकी किस्में बताई गई और उनमें कहाँ रिस्क होता है, कहाँ खतरा कम, कहाँ नुकसान ज्यादा, वगैरह वगैरह सारी तफसीलात आपके सामने पेश की गई। आज जो आपके सामने जो शुरू किया जा रहा है उसका उन्वान है फंडामेंटल एनालिसिस। हालांकि कल का भी सबक इसी से था, कल भी कह लीजिए, लेकिन बहरहाल इसका क्या नाम है, फंडामेंटल एनालिसिस। देखिए, शेयर मार्केट के अंदर एनालिसिस की दो किस्में हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है बुनियादी तज्जिया और टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है तकनीकी तज्जिया। क्या मतलब होता है? तकनीकी तज्जिया। और आसान जुबान में कहा जाए कि फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि किसी कंपनी की माली हालत का तज्जिया करना, किसी कंपनी की माली हालत को पढ़ना, तज्जिया करना कि उसका प्रॉफिट कितना बन रहा है, नुकसान कितना जा रहा है, ठीक है, और शेयर उसका सस्ता है कि महंगा है, और वो क्या है, वैल्यू के अंदर चल रहा है कि वैल्यू के बाहर चल रहा है, और कितना प्रॉफिट बना रही, कितना टैक्स जा रहा है, कितना कर्जा जा रहा है, सारी चीजों का तज्जिया करना, उसको पढ़ना, और फिर उसके बुनियाद पर क्या है, मुस्तकबिल के सिलसिले में उससे उम्मीदें लगाना, इसको क्या कहते हैं? इसको फंडामेंटल एनालिसिस यानी बुनियादी तज्जिया कहते हैं। टेक्निकल एनालिसिस यानी इंडिकेटर लगा करके उसके अंदर पढ़ना कि शेयर के अंदर कब और कहाँ कैसे खरीद सकते हैं, इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस और बहुत सारे कैंडल स्टिक को पढ़ना, चार्ट को पढ़ना, और बहुत सारी चीजें जो आप स्क्रीन पर देखते हैं वो सब बना होता है, कैंडल वगैरह, उन सब चीजों को पढ़ना और उनके बेस पर तज्जिया करना क्या कहलाता है, ये सब जो बना होता है इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और बहुत आसान जुबान के अंदर अगर मैं बताऊं तो इतना समझ लीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है शेयर को मुंतखब करना। मतलब नहीं, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस जो किया जाता है वो शेयर को मुंतखब करने के लिए किया जाता है। यानी आपके सामने 5,000 शेयर हैं, तो किस बेस के ऊपर आप उन 5,000 में से शेयर चुनेंगे कि इस शेयर को हमको खरीदना है, वो फंडामेंटल की बेस पर हम चुनते हैं। यानी कंपनी की ये खुसूसियात होनी चाहिए, प्रॉफिट ऐसा होना चाहिए, और रिटर्न ऐसा होना चाहिए, सेल्स है वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं, उनको क्या कहना, उनकी बेस पर ये तय किया जाता है फला शेयर हमको खरीदना है। यानी शेयर को खरीदा जो जाता है या मुंतखब जो किया जाता है वो किस वजह से किया जाता है, इंसान किस बेस पर करता है, फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पर करता है। वही फंडामेंटल में सारी चीजें कंपनी को देखेगा, फिर उसके बाद में सारी चीजें प्रमोटर, एफआईडी, इन सारी चीजों को देखेगा, उसके बाद में आज जो असबाक, आज जो चीजें आएंगी उनको देखेगा, उसके बाद कल जो चीजें आएंगी उनको देखेगा। इन तमाम चीजों को जब देख लेगा तो वो एक शेयर के बारे में मालूमात है गोया कि उसको हासिल हो गई कि ये शेयर हम खरीदेंगे। लेकिन कब खरीदेंगे अभी नहीं। अब इस शेयर को हम कब खरीदेंगे, इस शेयर को हम कब खरीदेंगे, इसके लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है। यानी चार्ट पे जो सब नजर आता है, तस्वीर वगैरह, जो कैंडल वगैरह, बत्ती वगैरह, इसको पढ़ा जाता है, और इसको पढ़ करके हम अंदाजा लगाते हैं कि अब ये खरीदने की बहुत बेहतरीन जगह है और ये बेचने की बहुत बेहतरीन जगह है। समझे? तो बहुत आसान जुबान के अंदर अगर आप लिखना चाहें तो इतना लिख सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस से हम शेयर को मुंतखब करते हैं कि फला शेयर हमको खरीदना है। लेकिन अभी खरीदना तो है, लेकिन कब खरीदना है, मैंने कहा था मेरे असबाक 3 पार्ट के अंदर, कैसे खरीदना है, किसको खरीदना है और कब खरीदना है। समझ में आ रही बात? ये तीनों तीनों पार्ट के अंदर इंशाल्लाह 15 सबक हो जाएगा। कैसे खरीदना पहले बता दिया, किसको खरीदना है वो फंडामेंटल के बेस पे तय होगा, और जो तय हो जाएगा उसको किस वक्त में खरीदना है वो टेक्निकल के बेस के ऊपर तय होता है। बहरहाल, तो फंडामेंटल एनालिसिस की एक मिसाल मैं और दिया करता हूँ। मिसाल के तौर पर आपके सामने हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज वगैरह मौजूद हैं, ठीक है, 1,000 मान लो, 1,000 यूनिवर्सिटीज हैं। अब आप उस 1,000 यूनिवर्सिटी में से किसको आप चुनेंगे, किसमें आप एडमिशन लेना चाहेंगे? तो आपने मिसाल के तौर पर चुन लिया कि एएमयू में मैं एडमिशन लूंगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर मैं एडमिशन लूंगा। किस बेस पे चुना? उसके अंदर पढ़ाई कैसे होती है, उसके इस्तिज़ा कैसे हैं, उसका रिजल्ट कैसा है, वहाँ बच्चे कैसे हैं, वहाँ का मामूल क्या, वहाँ का निज़ाम क्या, वहाँ का सिस्टम क्या, वहाँ का खाना कैसा, वहाँ का निसाब क्या, सारी चीजें हम उस यूनिवर्सिटी के बारे में तहकीक करेंगे, दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में तहकीक करेंगे। फिर हमको जब पसंद आ जाएगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमको समझ में आ गई, तो हमको समझ में आ गई तो क्या फौरन एडमिशन लेंगे? अब आप तय करेंगे कि किस सन में एडमिशन लेना, 2022 में लेना, 23 में लेना, 24 में लेना, 25 में लेना। समझ? बीए में लेना है, एमए में लेना है, एमबीए में लेना है, क्या है, बीएससी में लेना है, बीकॉम में लेना है, किस में लेना है एडमिशन, एलएलबी में लेना है, पीएचडी में लेना है, किस में लेना है, ये अब आप तय करेंगे। समझ? ये जब आप तय कर लेंगे तो अब होता नहीं कि अब किस साल में लेंगे,
2022, 23, 24 और किस साल से किस साल तक पढ़ेंगे। बहुत मिसालें मैं देकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इसकी अहमियत आपको समझ में आ जाए। लोग चंदा करते रहते हैं, शेयर बता दी, शेयर बता दी, शेयर बता दी। भाई 3 सबक लग जाते हैं किसी शेयर को रिसर्च करने के अंदर, सिर्फ फंडामेंटल कि इस शेयर को हम लेंगे, कब लेंगे वो एक अलग टॉपिक आ रहा है। सिर्फ 3 सबक, आज कौन सा, 5, 6, 7, तकरीबन 6 सबक, 3 सबक लग जाते हैं। आदमी पूछता मुफ्ती साहब कौन सा शेयर हम खरीदें भाई, तो अगर 10 आदमी मुझसे पूछ लें कि कौन सा, मुफ्ती साहब इस शेयर के बारे में बता दीजिए, तो मुफ्ती साहब बैठकर दिन भर यही करते रहेंगे कि शेयर को देखते रहेंगे, जो चीजें पढ़ाई वो खुद जाकर के रिसर्च के तभी तो कुछ बता सकते हैं मुफ्ती साहब। और ना कैसे बता देंगे, कोई भी आदमी कैसे बता देगा, अंदाजे से बता देगा थोड़ी ना बता देगा, उसके लिए मेहनत लगती है, रिसर्च करनी पड़ती है। इसी चीज को मैं कहा करता हूँ कि अब उसके लिए आप आपके सामने यही कि जब रिसर्च करने का दिल ना करे तो यही सोच लीजिए कि अगर आप काम करने जा रहे हैं मार्केट के अंदर, तो आप 12 घंटे 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो आपको 500 रुपया मिल रहा है, 1000 रुपया मिल रहा है, तो अब अंदाजा फिर आप अपने को अब तसल्ली दीजिए कि शेयर मार्केट कितनी देर मुझसे कह रहा करने के लिए, वो कह रहा है 3 घंटे कर लो, 2 घंटे कर लो दिन के अंदर, तो मैं इससे ज्यादा तुमको प्रॉफिट दे दूंगा। समझ में आ रही है? इससे आप अपने आप को क्या मोटिवेट कर सकते हैं इन मिसालों के जरिए। बहरहाल तो मैं ये कहना चाह रहा था, फंडामेंटल और टेक्निकल की ये अहमियत है। ऐसा ही नहीं हवा हवाई में कोई शेयर बता देता है, फंडामेंटल एनालिसिस को करना पड़ता है, फिर कब खरीदना उसके लिए टेक्निकल देखना पड़ता है। बहरहाल तो जब इनको आप समझ गए तो आप समझिए फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर बहुत सारी इस्तेलाहात आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, कुछ कल बयान हो गई, कुछ आज बयान है। एक इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है, इसको हम कहते हैं मार्केट वैल्यू, MV कहते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर, इसको कहते हैं मार्केट वैल्यू। और उर्दू के अंदर इसको कहते हैं कीमत सूकिया, यानी बाजारी कीमत। क्या बोलेंगे? बाजारी कीमत बोलेंगे। यानी एक शेयर अगर 100 रुपए के अंदर मिल रहा 100 रुपए के अंदर, समझ रहे हो? तो क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोलेंगे बाजारी कीमत यानी MV, मार्केट वैल्यू। और एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू यानी IV, इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या, IV। तो इसका मतलब होता है, इसको उर्दू में कहते हैं हकीकी वैल्यू। हर चीज की एक मार्केट वैल्यू होती है और एक हकीकी वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पर मार्केट के अंदर आप जाएंगे बकरा ईद से पहले एक बकरा तलाश करने के लिए, आपको बकरा मिलेगा, क्या मिले, कितने का मिलेगा, 12,000 का मिलेगा। तो आप सोचेंगे यार ये बकरा बकरा ईद की वजह से 12,000 का है, लेकिन ये 10,000 का है। आपने मुख्तलिफ चीजों को देखा, मुख्तलिफ असबाब को देखा, नजर दौड़ाई आपने कि बकरा ईद का मौसम है, परसों कुर्बानी होनी, इस वजह से 12,000 का है, बकरा ईद के बाद ये 10 का मिलेगा। तो क्या देखा, मुख्तलिफ चीजों को देख करके अंदाजा लगा लिया कि नहीं कि इसकी वैल्यू कम है, अभी क्या मार्केट के अंदर ज्यादा चल रहा है रेट इसका। समझ में आ रही बात? आईफोन आया, नया नया आया, उसका माल कम है अभी, एकदम से लोग टूट पड़े, लाइन लगा खरीद रहे हैं, तो आपने सोचा मैं यार आईफोन आया अभी थोड़ा दिन रुक जाओ, भी सस्ता हो जाएगा, कुछ हजार सस्ते में मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये होता है किसी चीज की वैल्यू पहचान। आप एक जमीन लेने जा रहे हैं, एक जमीन मिसाल के तौर पर आपको 1 बीघे की जमीन मिसाल में दे रहा हूँ, 1 करोड़ की मिल रही, कहाँ मिल रही, शहर के अंदर मिल रही, बस स्टॉप, स्टेशन, बड़ी मार्केट, सारी चीजें वहां पर 1 करोड़ की मिल रही। तो आप अगल बगल की चीजें नजर दौड़ाएंगे, कहेंगे यार, वो आपसे नहीं कहेगा कि इसकी हकीकी वैल्यू वो है, वो तो कहेगा 1 करोड़ है। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। समझ, क्या दिमाग लगाएंगे, यार बगल में हॉस्पिटल है और बहुत अच्छा रोजगार यहाँ पर चल सकता है, मुस्तकबिल के अंदर अच्छी अच्छी दुकानें किराए पर उठ सकती हैं, ये 1 करोड़ की जमीन दे रहा है, 1 करोड़ 20 लाख की जमीन है, तो आप खर्च से उसको खरीद लेंगे क्योंकि 1 करोड़ में मिल रही ना। मार्केट वैल्यू कितनी बता रहा है, 1 करोड़। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी हकीकी वैल्यू आपको कितनी समझ में आ रही है आपकी रिसर्च के नतीजे में, 1 करोड़ 20 लाख, तो आप खरीद लेंगे। लेकिन अगर वही 1 करोड़ का है और जंगल के अंदर जमीन, आप सोचेंगे मैं यार यहाँ का कोई स्कोप ही नहीं जमीन का, अगर हम इस जमीन को खरीद लेते हैं तो जाहिर सी बात यहाँ न बगल में ना मार्केट है ना कुछ, यहाँ क्या करेंगे बंजर के अंदर, खाली खेत के अंदर गल्ला उगाएंगे, क्या करेंगे। शहर में होता है दुकान वगैरह चलवा देते, स्कूल खोल देते, बहुत बहुत मुनाफा आता वगैरह वगैरह, किराए पे उठा देते। तो आप क्या कहेंगे, नहीं 70 लाख की जमीन है यार, ये ज्यादा मांग रहा है ये। आपने मुख्तलिफ चीजों को देखा, ऐसे ही शेयर के अंदर होता है। शेयर के अंदर आपको जरूरी नहीं कि वो लिखा लिखाया आपको दे दे, मार्केट वैल्यू ही नजर आएगी आपको, लेकिन बहुत सारी चीजें आ रही हैं आगे, उनसे सारी चीजों को पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें जब आपके हक में जा रही हैं, जैसे कंपनीज को पढ़ा, FIDI, सब सारी चीजें आपके मुआफिक जा रही हैं, जो जो चीजें जितनी जितनी परफेक्ट रिसर्च आपकी हो जाए तो आप उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं क्या है, वैल्यू के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर बड़ा आदमी कहता है कि हमेशा अंडर वैल्यू इन्वेस्टिंग करो। अंडर वैल्यू का मतलब होता है कि शेयर वैल्यू से बाहर नहीं होना चाहिए। आप कोई भी एक, यहां तक कि अगर आप एक मान लीजिए 100 रुपए का एक मोजा भी खरीदने जा रहे हैं तो उसमें भी देखते हैं क्या मैं 100 का दे रहा हूँ, 80 का मिलता है, ये आप 100 का दे रहे हैं, या आप सोचते हैं ये फला कपड़ा है ये 80 का मिल जाता है, ये 100 का दे रहा है, ठग रहा है। हर चीज में देखते हैं। तो ऐसे शेयर के अंदर भी होता है। वो कैसे होता है, मुख्तलिफ चीजें हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। समझ में आया बात? लिखा लिखाया मेरी नजर में तो कहीं लिखा लिखाया नहीं मिलता, बाकी हो सकता है कहीं मिल रहा हो, कोई ऐप वाला जोड़ जाड़ के दे दे। हालांकि इसके तरीके भी राइज हैं, लेकिन मैं नहीं फोकस करता हूँ उन तरीकों पर, और ना मैं तुम उनको बताता हूँ, क्योंकि उसके अंदर मतलब इंसान उलझ के रह जाता है उन चीजों के अंदर। तो इसलिए बेहतर ये कि बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। बहरहाल एक चीज की बात समझ में आ गई। अब एक दूसरी इस्तेलाह पाई है जिसको हम कहते हैं FV,
क्या बोलते हैं, एफवी बोलते हैं, यानी हर हर शेयर की कीमत रजिस्टर के अंदर लिखी होती है, इसको कहते हैं कीमत इस्मिया, और इसका फुल फॉर्म होता है फेस वैल्यू। और इसका हमारे हमसे ज्यादा कोई ताल्लुक नहीं। जब कंपनी शेयर जारी करती है तो मिसाल के तौर पर उसका शेयर 100 रुपए का होगा तो उसका कोई एफवी होता है। एफवी का मतलब होता है यानी ये तो 10 होता है आमतौर से, या तो 2 होता है तो फिर 1 होता है, आमतौर से यही नंबर होते हैं एफवी के अंदर। तो इसका हमसे कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं, वो कंपनी के हिसाब किताब के लिए ये नंबर क्या है, रखा जाता है। कोई भी चीज मिसाल के तौर पर एक शेयर की वो एफवी यानी फेस वैल्यू 10 रुपए मुतयन कर देते हैं, तो हिसाब किताब इसी 10 के हिसाब से करते हैं। बाकी जो कंपनी डिविडेंड वगैरह देती है, तो अगर कह रही कंपनी की हम 1% देंगे, तो वो इसके हिसाब से नहीं देती बल्कि इसके हिसाब से देती है या इसके हिसाब से देती है। बात समझ में आ रही? तो इसलिए इस चीज को आप समझ लीजिए, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं, फीवी का कोई खास लेना देना हमसे है ही नहीं। आमतौर से कंपनी ही से उसका लेना देना, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं, लेकिन मैंने समझने के लिए बता दिया। बाकी एक इस्तेलाह और इस्तेमाल होती है जिसको हम कहते हैं बोनस। क्या बोलते हैं? बोनस बोलते हैं। बोनस का क्या मतलब होता है? बोनस का मतलब होता है इनाम देना। अब देखिए, इनाम मैंने एक डिविडेंड भी बताया था। डिविडेंड के अंदर कंपनी क्या करती है, पैसों की शक्ल में इनाम देती है आपको। यानी उसने प्रॉफिट कमाया, उसमें से कुछ पैसे अपने शेयर होल्डर को बांट दिए उसने इनाम के तौर पर, उसको कहते हैं डिविडेंड। कभी कभी कंपनी क्या करती है, शेयर के तौर पर इनाम देती है। यानी अगर आपके पास 5 शेयर है तो कंपनी ऐलान करती है कि 5 शेयर पर 1 शेयर फ्री, 10 शेयर पर 2 शेयर फ्री, इस तरीके से ऐलान करती है। समझ में आ रही बात? तो इसको भी इनाम की शक्ल में ही कह सकते हैं, बोनस कह सकते हैं। यानी शेयर की शक्ल में दे तो बोनस, पैसों की शक्ल में दे तो क्या, डिविडेंड कहते हैं। अब बहुत सारी कंपनीज दिया करती है, बहुत से लोग बोनस के जरिए से और डिविडेंड के जरिए से भी प्रॉफिट इसके अंदर बनाया करते हैं। लेकिन किसी कंपनी का बोनस देना जरूरी नहीं कि वो हमेशा अच्छा पहलू ही हो। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि शेयर होल्डर को माल चिपकाने के लिए बोनस देना आता है। यानी लोग, उनको लगता है कि हम इनको बोनस देंगे, यानी कंपनी क्या खराब प्रदर्शन कर रही होती है, खराब परफॉर्मेंस दे रही होती है, तो क्या करते हैं, बोनस जारी करते हैं। कभी कभी मतलब आमतौर से, वरना तो लोग, कुल मिलाकर रिझाने के लिए होता है कि कंपनी के शेयर को लोग खरीदें और अपना माल उठा करके उनके हाथ में लगा दिया जाए। तो बोनस के अंदर अच्छा पहलू भी हो सकता है, खराब पहलू भी हो सकता है। कंपनीज को इसी वजह से कहते हैं डिटेल के अंदर पढ़ना चाहिए, फंडामेंटल वगैरह देखना चाहिए। ऐसा ना हो कि कंपनी हर जगह पर उसका जो डाटा है वो खराब जा रहा हो, यानी जो सारी चीजें आने वाली हैं जो कल आई और बोनस दिए जा रही, तो कोई तो बात होगी उसके अंदर बहरल। तो कहने का मकसद क्या है, इसको बोनस कहते हैं। इसके अलावा एक और इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है शेयर बाजार के अंदर, जिसको हम नाम देते हैं शेयर स्प्लिट का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? शेयर स्प्लिट का नाम देते हैं। शेयर स्प्लिट का मतलब होता है शेयर को टुकड़ों के अंदर तकसीम कर देना। यानी एक शेयर मिसाल के तौर पर बहुत महंगा हो गया, यानी 1,000 रुपए का एक शेयर हो गया। अब क्या होता है, कंपनी को लगता है शेयर महंगा, तो ऐसा करती वो इस शेयर को टुकड़ों में बांट देती। यानी पहले आपके पास में अगर एक शेयर 1,000 रुपए का था, ठीक है, तो अब क्या करेगी, 100 100 रुपए को 10 शेयर बना देगी। तो उसकी वैल्यू नहीं घटती है। आमतौर से लोग डर जाते हैं, बस औकात जब शेयर स्प्लिट हो तो लोग डर जाते हैं। उसकी वैल्यू नहीं घटती है। पहले एक शेयर 1,000 का था, अब वही 1,000 रुपए के आपके पास 10 शेयर हो जाएंगे। कितने शेयर हो जाएंगे? 10 शेयर। तो भाई रुपये तो उतना ही रहेगा, उसकी वैल्यू नहीं घटती। तो कहने का मकसद क्या हो, कभी कभी शेयर स्प्लिट हो जाता है, आमतौर से 10 में 5 में ऐसे स्प्लिट कर दिया तो 5 6 गुना वो गिरा हुआ नजर आता है, तो आदमी घबरा जाता है कि इसमें क्या हो गया, ये तो पूरा गिर गया, डूब गया पैसा, परेशान हो। एक आध बार तो मुझे भी ऐसे मैसेज आया तो मैंने बताया शेयर स्प्लिट हुआ है। तो इसको आप समझ लीजिए, इसको कहते हैं शेयर स्प्लिट होना कहते हैं। यानी शेयर क्या होता है, उसको टुकड़ों में बांट देते हैं और वैल्यू उसकी क्या रहती, वही रहती। मिसाल के तौर पर पहले 10 रुपए का एक समोसा था, और उसी में क्या कर दिया, 2 2 रुपए के 5 समोसे बना दिए। तो अब देखने वाले को ज्यादा लगता है और लोग खरीदार ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि पहले 1,000 रुपए का एक शेयर था। हो सकता है किसी के पास 1,000 रुपया ना हो, तो खरीदार कम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लेकिन जब 100 100 रुपए का 10 शेयर बना दिया, तो अब बहुत से गरीब लोग भी आ जाएंगे उसके अंदर, और खरीदार और ज्यादा लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से कंपनी लोगों को अपने शेयर की तरफ रागिब करने के लिए क्या करती है, शेयर स्प्लिट क्या करती है। तो इसलिए आपको इसको जानना भी क्या है, जरूरी था। इतनी बातें जब आप समझ गए, तो अब आगे की जो चीजें आ रही हैं वो बहुत ही ज्यादा अहम है। यानी ये चीजें तो महज समझने की खातिर थी, और आगे की चीजें जो हैं, इसके अंदर हमें कोई ज्यादा खास लेना देना नहीं। वो कंपनी हिसाब किताब करके डिविडेंड दे देती है, कंपनी सब कुछ कर देती है। बाकी एमवीआई भी बहुत ज्यादा, वो भी खास नहीं। लेकिन अब जो इस्तेलाहात आ रही है बहुत ज्यादा अहम है, इनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर नजरअंदाज करेंगे तो कहीं ना कहीं आप एक गलत शेयर सिलेक्शन के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, गलत शेयर सिलेक्शन के अंदर चले जाएंगे। शेयर सिलेक्शन का और शेयर को मुंतखब करने का तरीका ही यही है कि सबसे पहले फंडामेंटल के अंदर आदमी दाखिल होता है, फिर टेक्निकल के अंदर जाता है। फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए। फंडामेंटल क्या होना चाहिए? अच्छा, यहीं पर एक बात सुन लीजिए जो मुझे पहले कहनी थी, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ। कौन ज्यादा अहम है, फंडामेंटल ज्यादा अहम है या टेक्निकल ज्यादा अहम है? तो देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में शेयर क्या होता है, या तो भाग रहा होता है या गिर रहा होता है, यही दो होता है लॉन्ग टर्म के अंदर। बाकी कम वक्त के अंदर, एक आध दिन के अंदर शेयर ऊपर नीचे धमाधम ऊपर नीचे हुआ करता है। आज 10% भाग गया, कल 10% गिर गया, परसों 20% भाग गया, आज आज 10 फिर 10% गिर गए। ये ऊपर नीचे 1 2 दिन के अंदर होता रहता है। बाकी जो लॉन्ग टर्म में ईयरली के हिसाब से चेक करेंगे, या 5 साल 10 साल के हिसाब से चेक करेंगे, तो लॉन्ग टर्म में शेयर या तो ऊपर ज्यादा वो मिलेगा, नीचे जाते हुए सीधा सीधा हिसाब किताब उसका रहता है। अभी निफ्टी का आप सुनते होंगे, निफ्टी के अंदर करेक्शन है, लेकिन निफ्टी को भी जाइए, महीने का चार्ट लगाइए या महीने के हिसाब से चेक कीजिए, साल के हिसाब से, तो निफ्टी आपको कभी रुकता हुआ नजर नहीं है। निफ्टी 8,000 से कब बहुत पहले 8,000 तक, मतलब
जाते ही हुए चला जा रहा है ऊपर, यानी लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है, या फिर नीचे जा रहा है तो कोई नीचे ही चला जाता है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि जब आदमी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करता है तो कहीं ना कहीं वहाँ फंडामेंटल को ज्यादा अहमियत देता है, क्योंकि वहां पर कंपनी का मजबूत होना, कंपनी एक मजबूत खिलाड़ी के तौर पर कंपनी का होना जरूरी है, तभी वो लॉन्ग टर्म मैदान में टिक पाएगी, वरना एक आध साल के अंदर डूब जाएगी। इसी तरीके से अगर आदमी स्विंग ट्रेडिंग करता है तो उसके अंदर क्या करता है, ज्यादा वैल्यू किसको देता है, ज्यादा वैल्यू किसको देता है, टेक्निकल एनालिसिस को देता है, क्योंकि उसको पता है कि 2-4 दिन की जो आंधी बीच में आती है तो उस आंधी को हमको पकड़ना है, बाकी डूबे या भाड़ में जाए हमें इससे कोई लेना देना नहीं। समझ, यानी ऐसा हो सकता है कि एक शेयर गिर रहा हो लॉन्ग टर्म में, फिर भी 2-4 दिन के लिए आंधी तूफान तो मचाता ही कभी कभी बीच में, तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है वो। तो कहने का मकसद क्या हुआ, हमें दोनों देखना है, क्योंकि इसमें देखने में कोई पैसा आपका खर्चा नहीं होता, तो हमें दोनों लेके चलना है। लेकिन कहने का मकसद ये कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल की ज्यादा वैल्यू है, टेक्निकल थोड़ा सा 19 हो सकता है, और शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट क्या कहते हैं, सॉरी, इंट्राडे भी कह लीजिए, या कह लीजिए आप स्विंग ट्रेडिंग वगैरह में क्या है, कहीं ना कहीं टेक्निकल ज्यादा अहमियत रखता है, बहुत ज्यादा अहमियत रखता है टेक्निकल, और क्या है फंडामेंटल थोड़ा सा 19 कह लीजिए आप, बहरल। तो मैं आगे कहना चाहता हूँ, अब अगली इस्तेलाहात जो आ रही हैं इनको देखना बहुत जरूरी है, और ये जैसे जैसे आपको मैं बता रहा हूँ उसको आप समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले नंबर पर जो इस्तेलाह आ रही है उसको हम कहते हैं ROC। वही कंपनी, यही तरीका ही एनालिसिस का, फंडामेंटल से शुरू करते हैं देखना। सबसे फंडामेंटल अगर हमारे मेयार के मुताबिक ना, हम छोड़ देते हैं शेयर को, ताकि कोई रिस्क कोई खतरा हो तो कम से कम मुतमईन तो हम रहें कि फंडामेंटली कंपनी मजबूत है, स्ट्रांग है, अभी वक्ती तौर पे गिरावट आई लेकिन इंशाल्लाह ऊपर जाएगा। लेकिन जिसका फंडामेंटली ना मजबूत हो तो वो वक्ती तौर पे भी नीचे आएगा, तो फिर वो अंदर ही चला जाता है, नीचे ही चला जाएगा, लॉन्ग टर्म में भी नीचे चला जाएगा। समझ में आ रही बात? तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले नंबर पर जो चीज उसको कहते हैं ROE, और दूसरे नंबर पर जो चीज उसको कहते हैं ROCE। अब ROCE का क्या मतलब होता है, पहले इसको समझिए। ROCE का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आपको यहाँ पर फुल फॉर्म ना लिखा जा रहा हो स्क्रीन पर तो आप गूगल भी बाद में फुल फॉर्म इसका देख सकते हैं, या मैं कहता हूँ फुल फॉर्म ना भी याद रखे कोई जरूरत नहीं, फुल फॉर्म अब नहीं याद रखिए, ROE याद रखिए, ROC ROE। और उर्दू के अंदर इसको आप कह सकते हैं कुल इन्वेस्टमेंट पर जो कंपनी का प्रॉफिट बनता है उसको हम कहते हैं ROCE। मिसाल के तौर पर एक कंपनी जिसकी कुल इन्वेस्टमेंट 100 रुपया है, 50 रुपया कंपनी के मालिकान का यानी प्रमोटर वगैरह का है, और 25 रुपया कंपनी ने कर्जा लिया है, 25 रुपया मान लीजिए हिस्सेदारों का, किसका है, हिस्सेदारों का और आवाम का है, और 25 रुपया कंपनी ने क्या लिया, कर्जा लिया, कुल 2500 रुपये की इन्वेस्टमेंट कंपनी की। तो इस पूरी इन्वेस्टमेंट पर जो कंपनी प्रॉफिट बना रही है जितने परसेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, ROCE बोलते हैं। यानी किसी कंपनी का अगर ROCE कितना है, 30 है मिसाल के तौर पर, तो यानी कंपनी इस 100 रुपये पर 30 रुपये बना रही है, किसी का 20 है तो 20% है तो 20 रुपये बना रही है, तुम्हारी बात। तो अब सवाल ये है कि ROE और ROC कितना होना चाहिए। तो याद रखिए ROCE, पहले ROE समझिए, ROE ना समझिए, ROCE 20-15 इससे ऊपर ही होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, तो ये बेहतर माना जाता है। ROE कितना होना चाहिए, 20 या 15 के ऊपर ही होना चाहिए, इससे नीचे नहीं। यानी कोई कंपनी जब 20-25 रुपया कमाएगी 100 रुपये के ऊपर, तो उसमें बहुत सारी चीजें टैक्स जाएगा, बहुत सारा सूद जाएगा, बहुत सारी चीजें जाएंगी, तो निकाल करके कुछ प्रॉफिट आपको दे देगी। अब किसी कंपनी का ROE 5 आ रहा, ROCE 5 आ रहा, तो वो क्या देगी आपको प्रॉफिट, उसका तो सारा खर्चा ही वगैरह निकल जाएगा, यानी कर्जा वगैरह, और कर्जा नहीं मतलब सूद वगैरह और इंटरेस्ट टैक्स वगैरह, सारी बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी उसकी, समझ बात। तो इसलिए 15 से 20 के ऊपर क्या है, होना चाहिए। दूसरे नंबर की जिसे इसको हम कहते हैं ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी, हमने बताया था कि शेयर होल्डर से जो माल ले करके जो उनको शेयर दिए जाते हैं उसको शेयर भी कहते हैं और इक्विटी भी कहते हैं। तो इसको आप ROE यानी इक्विटी आप करिए, रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी शेयर होल्डर के पैसे के ऊपर जो मुनाफा कंपनी कमाए उसको कहते हैं इक्विटी। यानी अभी आपने देखा कि पूरे इन्वेस्टमेंट पर कर्जा, शेयर होल्डर का पैसा, मालिकान का पैसा, सब मिला के पूरा प्रॉफिट उस पर जितना बन रहा है उसको ROCE कहेंगे। और कर्जा वगैरह या मालिकान का पैसा हटा के उसने 25 रुपया किससे लिया था, आवाम से लिया था, तो इस 25 रुपये पर जितना प्रॉफिट बना रही है, यानी इस पैसे का कैसा इस्तेमाल कर रही है, बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी शेयर होल्डर के पैसे के ऊपर मुनाफा जो कंपनी कमा रही। तो ये कितना होना चाहिए, ये भी ज्यादा से ज्यादा यानी 15-20 के ऊपर ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो इससे ये माना था कंपनी आपके पैसों का अच्छा इस्तेमाल कर रही, जाया नहीं कर रही, वरना कंपनी अगर खुद ना बना पाए तो आपको क्या देगी, कुछ नहीं देगी आपको, आपका पैसा इस्तेमाल कर रही, कुछ प्रॉफिट ही नहीं बना पा रही। तो ROE और ROCE क्या है, 15 से 20 के ऊपर ही होना चाहिए, एक चीज। तीसरे नंबर की जो चीज है उसको हम कहते हैं PE रेशियो। मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ तस्वीर, क्या बोलते हैं,
पीई रेशियो, उसको क्या बोलेंगे? पीई रेशियो बोलेंगे। पीई रेशियो का मतलब क्या था? प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और प्राइस टू अर्निंग का मतलब सीधा सीधा मतलब ये होता है, प्राइस मतलब प्राइस, और टू अर्निंग मतलब कमाने के लिए, रेशियो तनासुब। यानी किसी कंपनी के, आसान जबान में बता रहा हूँ उर्दू में, किसी कंपनी के एक रुपया को कमाने के लिए हम कितना रुपया उसको दे रहे हैं। किसी कंपनी के एक रुपया को कमाने के लिए, एक रुपया उसमें कमाई करने के लिए कितना रुपया हमको खर्च, भाई आदमी पूछता नहीं, पूछता है कि भाई हम अगर 1 लाख इन्वेस्टमेंट करें तो हम 1 लाख का बिजनेस करें तो कितना प्रॉफिट होगा, और फला जगह 50,000 का बिजनेस करें तो उतने प्रॉफिट होगा। तो जाहिर बात जहां कम खर्चा करना पड़ेगा वहां ज्यादा अच्छा माना जाता है ना। तो ऐसे ही किसी कंपनी के एक रुपया को कमाने के लिए हमको कितना रुपया देना पड़ा, उसको क्या कहते हैं? पीई बोलते हैं। समझ में आ रही? मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, ठीक है, मिसाल के तौर पर एक कंपनी है जिसका पीई क्या है? 5 है, और एक कंपनी जिसका पीई नंबर कितना है? 10 है। तो मैं आपसे पूछूंगा, आप खुद तय कर लेंगे कि इस कंपनी के अंदर एक रुपया कमाने के लिए हमको 5 रुपया देना पड़ रहा, और इस कंपनी के अंदर एक रुपया कमाने के लिए हमको कितना? 10 रुपये का खर्चा खर्चा लगाना पड़ रहा हमको। तो कौन सा बेहतर होगा? कौन सी बेहतर कंपनी होगी? ये कंपनी हमारे लिए पीई के हिसाब से क्या होगी? बेहतर होगी, क्योंकि इसमें हमको कम खर्चा करना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? इसमें गोया कि हम 10 रुपये में 2 रुपया बना सकते हैं, इसमें 10 रुपये में 1 ही रुपया बनेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसकी मिसाल मैं एक दिया करता हूँ। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग, बहुत से नहीं, अक्सर लोग, मैं इसीलिए कहता हूँ हर हर जुमला हमारे सबक का बहुत अहम है। मैं बहुत पॉइंट, मतलब इस सबक को, इस कोर को तरतीब देने के अंदर जो पॉइंट पॉइंट की चीजें, उन्हीं को मैंने कवर करने की कोशिश की। लोग समझते नहीं, लोग ध्यान नहीं देते हैं। हर हर जुमला अहम है। अब देखिए, मैं बोलने जा रहा हूँ बेकार का जुमला नहीं, सवालात आते हैं। मुफ्ती साहब, एक साहब कह रहे थे मुझे 300-400 का कोई शेयर बता दीजिए, मैं ज्यादा महंगा नहीं खरीद सकता हूँ। भाई शेयर खरीदना, शेयर सस्ता या महंगा होना, इसका मेयार उसकी कीमत थोड़ी ना है कि एक शेयर 1 लाख का लग रहा है तो बहुत महंगा है, और एक शेयर अगर 100 रुपए का लग रहा है बहुत सस्ता है। ये मेयार ही नहीं शेयर। आपको क्या लगता है कि 1 लाख वाला, ऐसे लोग पूछते हैं मुफ्ती साहब कितने क्वांटिटी खरीदा? भाई एक जो क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं, जितना परसेंट एक शेयर भागता है, अगर 100 शेयर आपके पास है तो भी उसी परसेंटेज में हो जाएगा। अगर 1 लाख शेयर है तो भी उसी परसेंटेज के हिसाब से पर शेयर भागेगा। बात समझ में आ रही? अगर 1,000 रुपए का एक शेयर है तो वो जब भागेगा, ये मिसाल के तौर पर 100 रुपया भागेगा। अगर 1,000 का शेयर, तो अगर 100 रुपये भागेगा तो हम कहेंगे 10% भाग गया वो। लेकिन अगर एक शेयर 10 रुपए का है, एक शेयर अगर 10 रुपए, तो 1 रुपया अगर वो भाग जाता तो हम कहते हैं 10% भाग गया। बात समझ में आ रही? तो इसलिए हमेशा मेयार, हमेशा ये ना समझा करें, क्वांटिटी में ना जाया करें भाई आप लोग। बहुत से लोग क्वांटिटी पूछने, मेरे जहन में एक बात आ गई तो मैंने बोल दिया। क्वांटिटी जो हम लोग समझते हैं कि क्वांटिटी कम या ज्यादा, मतलब एक अलग बात है कि थोड़ा पैसा होना चाहिए शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करे तो आदमी अच्छी तनख्वाह, यानी अगर 50,000 1 लाख आदमी डाले तो एक बेहतरीन तनख्वाह निकाल सकता है, तनख्वाह के तौर पर आदमी काम कर सकता है मार्केट के अंदर। बाकी थोड़ा मोड़ा मुनाफा कमाने के लिए जरूरी नहीं कि आप तनख्वाह ही निकालें। भाई 150 भी अगर आपका 200-300 भी बने, क्या हर्ज है इसके अंदर? जरूरी थोड़ी ना तनख्वाह ही पहले दिन से बनाने लगे। हर आदमी जीरो से शुरू करता है। बहरहाल मैंने भी 10-15-20 हजार से ही शुरू किया था, बहुत ज्यादा से नहीं शुरू किया था। बहरहाल तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमेशा हम लोग मेयार जो बनाते हैं कि कौन सा शेयर सस्ता कौन सा महंगा, पैसे को बना लेते हैं मेयार। समझ बात? इसी तरह हम लोग जब शेयर खरीदते हैं तो हम समझते हैं कि अगर 2 रुपये वाला शेयर खरीदते हैं तो हम सोचते हैं ये 10 रुपये का कल हो जाएगा। अरे भाई 10 रुपये का कल हो जाएगा मतलब समझ रहे हो कि 500 गुना भाग गया वो शेयर, मतलब 5 गुना भाग गया वो शेयर। नहीं, 2 रुपये का शेयर 10 को पहुंच गया, 5 गुना भाग गया। यानी 2 लाख को सीधे 10 लाख बना दिया। ऐसे दिमाग लगाया करें भाई आप लोग। ये नहीं कि आप सोचे कि 2 रुपये का खरीदेंगे तो ये जल्दी से 4 रुपये का हो जाएगा, जल्दी से 6 रुपये। 2 रुपये वाला भागता भी वैसे ही, 2 रुपया 5 पैसा भागेगा, 10 पैसा भागेगा। और 1,000 का खरीद रहे हैं तो आप सोचते बड़ा महंगा पड़ गया, नहीं तो फिर वो भागता भी वैसे ही। पहले तो मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि शेयर के सस्ता या महंगा होने का जो दारो मदार है वो कीमत पर नहीं होता है। अब देखिए पी को हम देखते हैं। देखिए एक कंपनी है जिसका शेयर 100 रुपए का है, और दूसरी कंपनी जिसका शेयर 1,000 रुपए का है। मैं आपसे पूछता हूँ, इसका पीई 5 है और इसका पीई 20 है। एक मिनट, इसका पीई 5 है और इसका पीई 20 है, कौन सा शेयर सस्ता है? जो लोग ना जानते होंगे वो कहेंगे ये 100 वाला शेयर सस्ता है, और देखने में कहेंगे ये वाला महंगा है। मैं कहूंगा 1,000 वाला सस्ता है, ये वाला महंगा है। क्यों महंगा? इस 100 के अंदर 1 रुपया कमाने के लिए हमारा 20 रुपया लग रहा है, और इस 1,000 के अंदर 1 रुपया कमाने के लिए हमारा 5 रुपया लग रहा है। कितना लग रहा है हमारा? 5 रुपया मिल रहा है। 5 रुपया में 5 रुपया हमारा लग रहा है। समझ में आ रही बात? गोया कि पीई के हिसाब से हमने क्या कर लिया? तय कर लिया। बात में इसी तरीके से अगर आप, एक नॉर्मल मिसाल में देता हूँ, एक 1 केजी की एक बोतल है, तेल की बोतल है 1 केजी की, और इधर 800 ग्राम की
ये बोतल हमको, सॉरी इधर 100 ग्राम की मैं रखता हूँ, ये बोतल 100 ग्राम की सिर्फ, ये बोतल हमको पड़ रही 800 रुपए की, और 100 ग्राम वाली बोतल हमको पड़ रही 100 रुपए की। मैं पूछूंगा सस्ता कौन सा है, ये होता है समझने का आला। मैं पूछूंगा सस्ता कौन सा है, तो आप देखने वाला कहेगा यार 100 रुपए वाली बोतल सस्ती पड़ रही, क्यों? 100 ग्राम वाली 100 रुपए की हमको मिल रही हो, यस 800 की बोतल है, अल्लाह इतनी महंगी बोतल मैं नहीं खरीदूंगा, नहीं खरीदूंगा। 800 की बोतल है, हम 100 वाली बोतल खरीदेंगे। लेकिन समझने की चीज है, हिसाब किताब जब करेंगे ना तो समझ में यह आएगा, ये 100 ग्राम हमको 100 रुपये में मिल रहा है, वो है कि इसके 1000 ग्राम अगर हम लेंगे तो 1000 रुपया हमारा लग रहा है, और इसका 1000 ग्राम यानी 1 किलो हमको सिर्फ 800 में पड़ रहा है। पास में तो गोया कि इसका 100 ग्राम हमको 80 रुपये में पड़ा, और इसका 100 ग्राम हमको 100 रुपये में पड़ा, कौन सस्ता हुआ? मैं कहूँ 1 किलो वाली बोतल सस्ती पड़ेगी आपके लिए। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? तो कीमत को देख करके हम लोग, जाहिरी कीमत को देख करके हर चीज को अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। तो पीई को हम लोग क्या करते हैं, मेयार बनाते हैं कि कौन सा शेयर सस्ता है। तो पीई क्या होना चाहिए? पीई जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है, 3, 4, 5, 2। मैं आपसे पूछता हूँ, ये लकीर अब बहुत से लोग नंबर पूछेंगे मुझसे कितना नंबर होना चाहिए। अब बताइए ये लकीर छोटी की बड़ी, समझिएगा एक एक जुमले को। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये चूंकि मेरे पास सवालात आते हैं, उन्हीं सवालात को मैं इसमें घुसेड़ देता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपसे पूछूं ये डंडी बड़ी की छोटी है, अब आप मुझसे पूछिए पी कितना होना चाहिए। मैं खामोश, जैसे आप खामोश हैं कि नहीं बता रहे हैं कि डंडी बड़ी की छोटी, में आप मुझसे पूछेंगे पी कितना होना चाहिए, बहुत से लोग पूछेंगे भी सबक के बाद में, पी कितना होना चाहिए। मैं खामोश हूँ, बोल ही नहीं रहा हूँ। आप भी खामोश, डंडी छोटी की बड़ी बताइए आप। नहीं समझ में आ रहा ना? मैं भी नहीं बोलूंगा कि भाई पी इतना होना चाहिए। अब बताइए, अब बताइए डंडी बड़ी की छोटी है? अब आप कहेंगे ये वाली डंडी छोटी, ये वाली डंडी बड़ी। तकाबुल करके पता लगाया। कैसे पता लगाया आपने? तकाबुल करके पता लगाया। आप मुझसे पूछें ये 5 पी ज्यादा है कि कम है, मैं नहीं बोलूंगा, खामोश हूं, खामोश हूं। आप कहें इधर रख दें 10, अब आप कहें ये 5 पी कम है कि ज्यादा, मैं कहूंगा ये कम है, और ये बेस्ट है 10 के मुकाबले में, ये बेस्ट है 10 के तो ये अंदाजा, ये एनालिसिस करने का तरीका होता है। ये नहीं कि बस एक रटा रटा नंबर याद कर ले, समझने की कोशिश कीजिए। नंबर नंबर अगर मैं बता दूं तो रट्टू तोता आप बन जाएंगे। नंबर अगर मैं बता दूं तो आप क्या बन जाएंगे? रट्टू तोता बन जाएंगे। अगर आपने फार्मा सेक्टर का, हेल्थ सेक्टर का शेयर उठाया, ठीक है, उसका पी देख रहे हैं 10 है, दूसरा भी उठाइए उसका पी देखिए, उसका पी आप देख रहे हैं यार इसका पी तो 12 है, यकीनी तौर पर 10 वाला पी के हिसाब से सस्ता है। एक शेयर उठाया, एक ही सेक्टर के शेयर उठाने देते हैं, एक सेक्टर का शेयर उठाया हेल्थ सेक्टर का, उसका आरओसी 30 आ रहा है, और एक उसी सेक्टर का दूसरा शेयर उठाया, उसका आरओसी कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आरओसी के हिसाब से कौन अच्छा है? 30 वाला अच्छा है। तो इस तरीके से कंपेयर करते हैं, जब तक किसी चीज को कंपेयर नहीं करेंगे आप फैसला नहीं कर सकते हैं। इन दो डंडियों में आपने कंपेयर किया तो खराब अच्छा और छोटा बड़ा समझ में आया। ऐसे ही इन चीजों को हम कंपेयर करते हैं, एक रटा रटाया नंबर आपको रट्टू तोता नहीं बन जाता। मैं ज्यादा करके दिखाऊं, मैं कहता हूं एक कंपनी का पी, मैं बता रहा हूँ एक कंपनी का पी 100 है। आप मुझसे पूछिए कंपनी, इस कंपनी कंपनी सस्ती की महंगी, मैं कहूंगा उसी कंपनी के बहुत सारे शेयर से लेकर के आओ, उनका एवरेज देखो क्या निकल रहा है। बहुत सारी कंपनीज का हम पी देख रहे हैं, किसी का 80 आ रहा है, किसी का 85 आ रहा है, 100 से ऊपर। मैं कहूंगा ऑटोमेटिक ही महंगा लग रहा है यार, क्योंकि इस सेक्टर के बहुत सारे शेयर 80, 85, 70, 75 पी लेके बैठे हुए हैं। यानी 1 रुपया कमाने के लिए 70, 80 खर्चा करना पड़ रहा है, और उसी सेक्टर का ये शेयर है जो 100 रुपये खर्चा करना पड़ा, जाहिर बात ये सस्ता मिलेगा हमको। पहले पूछ रहे तो मैंने कहा मुझे नहीं पता। ऐसे ही आप, मैंने उस सेक्टर के शेयर को देखा तो मुझे लगा अरे यार इसके सारे शेयर तो 150 पी, 130 पी, और इसका पी तो सिर्फ 100 है। तो मैं कहूंगा हाँ यार ये तो सस्ता पड़ रहा पी के हिसाब से। तो ये तरीका होता है एक रटा रटाए नंबर, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश, और मुझसे ये सवाल पूछा जाएगा, मैं यकीनी तौर पे कहता हूँ पूछा जाएगा। इस वजह से पूछा जाएगा कि इस चीज को समझा नहीं जाएगा, इस वजह से मुझसे पूछा जाए और पूछा जाता है। हम मैं हर बैच के अंदर ये बात बहुत ताकीद के साथ कहता हूँ कि कंपेयर करने की कोशिश करिए, तकाबुल करने की कोशिश करिए। कंपेयर करने की क्या करिए, कोशिश करिए, तकाबुल करने की कोशिश करिए। 1000 पी भी खराब हो सकता है, अच्छा हो सकता है, और 5 पी भी खराब हो सकता है। उस सेक्टर के सारे पी 2, 3 आ रहे हैं, और एक शेयर का पी क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। जाहिर सी बात है खराब हो गया 5 वाला। 1000 वाला भी अच्छा हो सकता है, क्यों? उस सेक्टर का, उस सेक्टर के दीगर शेयर का पी 1500 आया और उसका पी 1000 आ रहा, तो कहेंगे दूसरों के मुकाबले में अच्छा है कि नहीं? तो इसलिए क्या करते हैं हम, कंपेरिजन करके, कंपेयर करके, तकाबुल करके चीजों का अंदाजा लगाते हैं। एक रट्टू तोता हमें नहीं बनना है। ये इतना लंबा, इतनी इतनी लंबी बात कहने का मकसद यही था। बहरहाल, तो पी क्या होता है? 1 रुपया कमाने के लिए कितना रुपया हम कंपनी में खर्चा कितना दे रहे हैं, जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, इसका अंदाजा हम तकाबुल करके करेंगे। अगली चीज जिसको हम नाम देते हैं बुक वैल्यू का, क्या नाम देते हैं? बुक वैल्यू का नाम देते हैं। अब ये बुक वैल्यू कौन सी बला का नाम है? देखिए,
बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि कंपनी के पास दो चीजें होती हैं। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं एसेट्स और उर्दू के अंदर कहते हैं असासा, और दूसरी चीज होती है जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं लाइबिलिटीज, और इंग्लिश के अंदर, और उर्दू के अंदर कहते हैं कर्जा। और आसान जुबान के अंदर कहा गया कि जितने रास्तों से कंपनी के पास माल आ रहा है उन सबको एसेट्स में डाल देते हैं। समझ में आई बात? और जितने रास्तों से कंपनी के पास से माल जाना है, यानी जो उसके जिम्मे जो वाजिबुल अदा जिम्मेदारियां कंपनी के, यानी कर्जा देना है, सूद देना है, सैलरी देना है, किराया देना है, सारी चीजों का, तो उसको हम क्या कर्जे वाले में यानी लाइबिलिटीज के अंदर डाल दें। इन्हीं दो का मजमुआ होता है भाई। आप देखते होंगे जब हम लोग हिसाब किताब मदरसे का देखते हैं, रसीद के, तो आप दो चीजें लिखते हैं, आमद और अखराजात, आमदो अखराजात, यानी जो आया जो गया, यही दो चीजें होती हैं। ऐसे यहाँ एसेट्स और कर्जा, जितनी चीजें जिम्मेदारियों में मदरसे की होती हैं उसको अखराजात में डाल देते हैं, और जो जितने वसाइल आने के होते हैं उसको आमद के अंदर डाल देते हैं। ज़कात, अतिया, सदकात, कुर्बानी, सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। और निकलने की जो चीजें, किराया, कर्जा, सैलरी, सारी चीजें अखराजात। ऐसे यहाँ पर भी तो चीजें होती हैं। याद रखिए, किसी कंपनी के पास में जितनी कुल माल है, मिसाल के पास 100 रुपया है, 100 रुपया है, 100 रुपया में से 70 रुपया इसके पास क्या है, असासा की शक्ल में, और 30 रुपया इसके पास लाइबिलिटीज यानी वाजिबुल अदा जिम्मेदारी है, इसको कर्जा कुछ भी आप कह लीजिए, उन सब चीजों की शक्ल में। तो इस टोटल में से जो इसके पास वाजिबुल अदा जिम्मेदारियां जो है उसको निकाल दिया जाए, तो जितना बचता है इसको हम कहते हैं बुक वैल्यू। जितना बचता है इसको हम कहते हैं बुक वैल्यू। और आसान जुबान के अंदर अगर कहा जाए कि कंपनी, बहुत आसान जुबान में बता रहा हूँ, कंपनी अगर आज के आज बंद हो जाए, कंपनी अगर मौजूदा वक्त में बंद हो जाए, तो सारी जिम्मेदारियां निपटाने के बाद में जो माल बाकी बचता है, जो शेयर होल्डर को बांटा जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, बुक वैल्यू कहते हैं। चार दोस्तों ने बिजनेस खड़ा किया, और बिजनेस खड़ा करने के बाद में उन दोस्तों ने कहा भाई आज हम बिजनेस को बंद कर रहे हैं, समझ, बिजनेस को आज और 1 करोड़ की उनके बिजनेस की वैल्यू होती है, 1 करोड़ में से 20 लाख उनका क्या था, कर्जा हो, तो उसको पहले माइनस कर देंगे ना, माइनस करने के बाद जो बचेगा कहेंगे अब तकसीम कर लो सब लोग, चारों चारों दोस्त में। ऐसे इसमें भी होता है। यानी कंपनी अगर बंद हो जाए तो सारी जिम्मेदारियां निकालने के बाद में जो बकिया पूरा माल बचता है उसको क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू बोलते हैं। तो इस 70 रुपए को हम बोलेंगे बुक वैल्यू, और इसी को हम लोग बाद में क्या करते हैं, शेयर होल्डर पे तकसीम कर दिया जाता है। यानी मिसाल को 10 लोग हो तो सबको 7-7 रुपया पर शेयर दे दिया जाएगा, यानी 10 रुपए का शेयर था, सबको 7-7 रुपये मिल जाएगा। तो अब सवाल ये कि बुक वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए कि कम होना चाहिए? तो बुक वैल्यू ज्यादा होना बेहतर माना जाता है। क्यों बेहतर माना? क्योंकि जितना ज्यादा बुक वैल्यू होगा उतना 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 कम कर्जा होता है कंपनी के पास में। ये बुक वैल्यू अगर 80 होता ना, यकीनी तौर पे 20 रुपया होता। और यही बुक वैल्यू अगर 90 होता सिर्फ ना, ये सिर्फ 10 रुपया बचता। तो गोया कि अब 90 हमारे दरमियान तकसीम किया था। ये बुक वैल्यू अगर हम 60 मान लें कि सिर्फ 60, तो यहाँ 40 रुपया कर्जा वगैरह में निकल जाएगा सब, और ये फिर ये सिर्फ 60 रुपया हमारे दर तकसीम होगा। तो जब जितना कम बचेगा उतना कम कम हमको मिलेगा ना, और जितना ज्यादा मिलेगा उतना हमको फिर ज्यादा मिलेगा शेयर होल्डर के नाम पर। बात समझ में आ रही? तो कंपनी का बुक वैल्यू क्या ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा अच्छी बात मानी जाती है। बात समझ में आ गई? क्यों? कंपनी का कर्जा, इससे हम अंदाजा लगाते हैं उसके पास कर्जा कम हो। कंपनी के पास कर्जा कम होना बहुत अच्छी अलामत मानी जाती है, गोया कि कंपनी आत्मनिर्भर है, जो मोदी जी बनाना चाहते हैं। एक कंपनी जिसका शेयर 400 का, दूसरी कंपनी जिसका शेयर 400 का, कंपेयर में कर रहा हूँ, इसका बुक वैल्यू आ रहा है 250 रुपया, और इसका बुक वैल्यू आ रहा है 100 रुपया। मैं आपसे पूछता हूँ कौन सी कंपनी बुक वैल्यू के हिसाब से अच्छी मानी जा सकती है? ये वाली अच्छी मानी जाएगी। क्यों अच्छी मानी जाएगी? इसके पास 250 रुपया हिसाब किताब, यानी सिर्फ 150 रुपया इसके पास कर्जा बच रहा है, बकिया अपने माल इसने लगा रखा है, यानी शेयर होल्डर का। और कर्जा वगैरह नहीं, जितना कर्जा होता है किसी पे, जब कर्जा होता है ना बहुत दबाव में होता है वो, और वो काम नहीं कर पाता है अपना। और इस कंपनी के पास बुक वैल्यू 100 रुपया सिर्फ है, लेकिन क्या हो रहा है, 300 रुपया इसका कर्जा में चला जाएगा, कि जिम्मेदारियों में चला जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक निगेटिव माना जाता है। तो इसलिए क्या है, इसका बुक वैल्यू के हिसाब से हम कंपेयर करेंगे। बहरहाल तो पीई कम से कम होना चाहिए, बुक वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। बात समझ में आ गई? ये एक उमूमी तज्जिया था। कभी कभी खिलाफ कयास भी हो जाया करता है, यानी कभी ऐसा होगा किसी कंपनी का पीई बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो कंपनी खराब हो, क्योंकि कभी कभी खिलाफ कयास भी चीजें हो जाया करती हैं। यानी रूल और ज़ाब्ते के खिलाफ भी, उमूमी तज्जिया के खिलाफ भी। समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही? कभी कभी क्या हो जाया करती हैं, खिलाफ कयास बातें हो जाया करती हैं। मिसाल के तौर पर कंपनी का पी, कंपनी बहुत जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट बना रही, दे धमाधम दे धमाधम दे धमाधम, तो उसका शेयर भागते चला जा रहा, भागते चला जा रहा, भागते। तो जब कंपनी का शेयर वो भागता है ना, तो उसका पी भी भाग जाता है ऊपर, उसका पी भी भाग। तो ये कोई बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं लेना, क्योंकि कंपनी बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बना रही, कमाई कर रही, तो पी भाग गया तो कोई मसला नहीं, तरक्की कर रही यार कंपनी, तो महंगा होने दो, क्या मसला है। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ? इसलिए इसको कभी कभी ऐसा भी तज्जिया किया जाता है। कभी कभी बुक वैल्यू कम होगा तो ये भी कोई निगेटिव नहीं, एक शर्त अगर पाली है तो ये भी अच्छी बात मानी जा सकती है। मिसाल के तौर पर, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि शेयर मार्केट किसको कहते हैं, समझने की कोशिश करिए। मैं ऊपर ऊपर रटूत होता नहीं बता, समझने की कोशिश, मैं चाहता तो इसको ना बताता, इसको स्किप कर देता, छोड़ देता, लेकिन समझिए। मिसाल के तौर पर बुक वैल्यू का देखने का मकसद क्या था, कंपनी के पास कर्जा कम होना चाहिए, क्योंकि कर्जा कम होता है तो काम नहीं कर पाते, भाव होता है।
लेकिन एक कंपनी जिसका बुक वैल्यू बहुत कम है, यानी कर्जा बहुत ज्यादा उसके पास में, जिम्मेदारियों के पैसे बहुत ज्यादा उसके पास में है, अपना पैसा बहुत कम है, लेकिन कंपनी क्या कर रही, दे धमाधम प्रॉफिट बना रही है। तो अब बुक वैल्यू कम है, कर्जा वगैरह ज्यादा, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्यों? कंपनी कर्जा तो ले रही, लेकिन उस कर्जे का इस्तेमाल अच्छा कर रही, उस कर्जे का क्या इस्तेमाल अच्छा कर रही है। समझ में आ रही बात? गोया कि कंपनी तरक्याती कामों में आगे बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि कर्जा ले रही तो लेके बैठी हुई और टेंशन में मुब्तला है, काम नहीं कर पा रही, नहीं, इस्तेमाल उसके पास टीम माहिरीन की वो अच्छा कर रहे हैं। तो अगर बुक वैल्यू कम भी है, इस तरीके से कंपनी अच्छी कमाई कर रही वगैरह, तो घबराने की जरूरत नहीं होती। तो ये सारी चीजें इस तरह जब आप सारे कंसेप्ट को समझेंगे, तो मुख्तलिफ नजरियात के साथ और मुख्तलिफ जहन के साथ और मुख्तलिफ क्या कहते हैं क्या कहते हैं मुख्तलिफ उसके जरिए से, मतलब तरीकों से आप शेर को खुद समझने की कोशिश, रट्टू तोता आप नहीं बनेंगे। मैं रट्टू तोता बनाता, बता देता, नंबर याद कर लो, लिखता था, बस समझ जाएंगे। बहरहाल, इसके अलावा एक और इस्तेलाह पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं पी बी रेशियो। क्या बोलेंगे? पी बी रेशियो बोलेंगे। तो ये पी बी रेशियो क्या होता है? पी बी रेशियो का मतलब ये होता है, अभी मैंने कहा था, एक होता है पीई रेशियो। पी रेशियो का मतलब ये था कि किसी कंपनी में 1 रुपया कमाने के लिए कितना रुपया देना पड़ रहा है, तो ये कौन बताता है? पी रेशियो बताता है। और किसी कंपनी में 1 रुपये के बुक वैल्यू को हासिल करने के लिए कितना रुपया देना पड़ रहा है, ये हमको पी बी रेशियो बताता है। क्या बताता है? पी बी रेशियो बताता है। तो अब ये कम होना चाहिए कि अच्छा होना चाहिए? ये कंपनी का कम होना चाहिए। मिसाल के तौर पर, एक कंपनी है जिसका पीबी रेशियो 5 है, और एक कंपनी जिसका पीबी रेशियो 3 है। आप मुझसे पूछिए कि बुक वैल्यू किसमें ज्यादा होगा? यकीनी तौर पर इसमें बुक वैल्यू ज्यादा होगा। यानी इसके 1 रुपये के बुक वैल्यू का मुस्तहिक होने के लिए 3 रुपया हमको देना पड़ रहा है, और इसके 1 रुपये के बुक वैल्यू का मुस्तहिक होने के लिए कंपनी अगर बंद हो जाती है तो हमको 5 रुपया खर्चा करना पड़ रहा है। यकीनी तौर पर ये बेस्ट मानी जाएगी पीबी रेशियो के हिसाब से। बहरहाल, तो ये पीबी रेशियो के सिलसिले में हो गई। और इसके अलावा एक इस्तेलाह और पाई जाती है, जिसको हम नाम देते हैं ईपीएस। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग, और पी यानी पर, और शेयर। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, यानी एक कंपनी क्वार्टरली के हिसाब से या सालाना के हिसाब से हर शेयर के ऊपर नफा, सारी चीजें निकालने के बाद में कितने रुपये प्रॉफिट बना रही है, अर्निंग पर शेयर। एक शेयर के ऊपर उसको कितना प्रॉफिट बन रहा है, कितनी अर्निंग बन रही है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अर्निंग पर शेयर। बात समझ में आ गई? तो इसको अर्निंग पर शेयर कहते हैं। तो ये भी जितना ज्यादा उतना अच्छा होना चाहिए। कोई कंपनी है, उसका अर्निंग पर शेयर सालाना कितना आ रहा है? 30 आ रहा है, यानी सालाना इतने एक शेयर पर 30 रुपया प्रॉफिट बनाया। और एक कंपनी जिसका 70 आ रहा है, तो कौन अच्छी? 70 वाली अच्छी मानी जाएगी। बहरहाल, तो ये चीजें मैंने डिटेल के अंदर समझाने की और बहुत अच्छी तरीके से समझाने की, बहुत आसान जुबान के अंदर, पूरी यूट्यूब खंगाल लीजिएगा अपना, इससे आसान जुबान के अंदर नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ भी हिम्मत हार जाते हैं तो फिर कहीं नहीं समझ पाएंगे। इससे आसान जुबान के अंदर मदरसे वाली लैंग्वेज के अंदर कोई नहीं बताएगा, यहाँ तक कि कोई मदरसे वाला भी अगर बता रहा होगा यूट्यूब पे तो वो भी नहीं बताएगा। बहरहाल, तो ये तो था समझने के हिसाब से। बाकी अब मैं एक खुलासे के तौर में बता देता हूँ कि अगर आदमी, अब आप सोच रहे होंगे यार कौन हिसाब किताब करेगा, शेयर मार्केट आज ही छोड़ देते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तो फंस गए शेयर मार्केट के अंदर कदम रख के। भाई, जब आप ट्रेडिंग करने जाएंगे ना, कैलकुलेटर करके आपको हिसाब किताब करना ही नहीं है। हम भी नहीं करते, कोई नहीं करता है, सब आपको लिखा लिखा है बिरयानी की शक्ल में मिल जाता है। सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए, ये बिरयानी है, ये मीठा है, ये जर्दा है, ये क्या है, चाय है, ये क्या है, शाही टुकड़ा है, ये बालूशाही, सिर्फ नाम पता होना चाहिए। बाकी सब तैयार मिलेगा। बालूशाही कैसे बन रही, कोई टेंशन नहीं, बालूशाही रखी उठा के खाना है। बिरयानी कैसे बन रही, कोई टेंशन नहीं, बिरयानी तैयार रखी उठा के खाना है। आप, अब अक्सर लोग देखें क्या करेंगे, अक्सर लोग यही करेंगे कि बिरयानी कैसे बन रही है उसके पीछे परेशान हो जाएंगे जाकर के। ये समझिए बिरयानी को खाना कैसे है। समझ में आ रही बात? अक्सर लोग क्या देखेंगे, शाही टुकड़ा कैसे बन रहा है उसके पीछे परेशान है, शीरा बनाएगा होगा, फिर ब्रेड लाए, क्या क्या खामखा परेशान हो रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है, स्किप करिए उसको, खाने पे आप फोकस करिए, आपको सब नंबर लिखा लिखा है मिल जाएगा। आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि इतना पता होना चाहिए कि ROCE है क्या, ROE है क्या, तारीफा सबके याद कर लीजिए, पीई क्या है, पीबी क्या है, समझ में आ रही बात, और क्या है, पीबी क्या है, ईपीएस का, ये सब तारीफात याद हो गई। और इनके नंबर याद कर लीजिए, बस यही सबक है, इनके नंबर याद कर लीजिए। नंबर क्या? ROE ROC ज्यादा से ज्यादा, यानी क्या, 15-20 होना चाहिए। और अगर तकाबुल करेंगे तो तकाबुल के जरिए भी आप फैसला कर सकते हैं। इसी तरीके से क्या बोलते हैं, पी रेशियो क्या, कम से कम होना चाहिए, तकाबुल करके भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में क्या है, बुक वैल्यू क्या, ज्यादा होना चाहिए, पीवी रेशियो कम से कम होना चाहिए, ईपीएस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। सारा खुलासा खत्म हो उसके अंदर। कैसे बन रहा है, भाड़ में जाए, कैसे बन रहा है, भाड़ में जाए। ये नंबरात आप क्या कर लें, याद कर लें, और उनकी तारीफात याद कर लें, इंशाल्लाह आपके लिए काफी होगा। अब मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ और वहां पर ले चलता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि नंबरात हम कैसे देखने हैं। फिर वही मैं वही बात कहूंगा कि ये नंबरात जो मैं दिखाऊंगा ऐप के ऊपर, ये उर्दू शरह का दर्जा रखती है।
ठीक है, मैं आपको उलझाना नहीं चाह रहा हूँ, वरना आप चाहें तो सबसे पहले नंबर पर जो शेयर है उस कंपनी के खुद की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, और दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप बीएससी और एनएससी की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहां पर सारा डाटा मौजूद होता है, क्योंकि ये डाटा कंपनीज का जो है सालाना और क्वार्टरली के हिसाब से जो है अपडेट करना पड़ता है। और क्या कहते हैं, बीएससी और एनएससी को अपने एक एक माल की सारी मुकम्मल कैफियत और मुकम्मल सारी चीजें जानकारी देनी पड़ती है, ये उसूल ज़ाबित के अंदर है। तो बीएससी एनएससी से लोग उठा करके यहाँ पर भी अपडेट कर देते हैं, ताकि लोगों को ज्यादा दौड़ना ना पड़े एक चीज यहाँ से वहां देखने के लिए। बहरहाल यहाँ पे कोई भी शेयर हम उठा लेते हैं, और उठाने के बाद में चलिए मैं किसको ले लेता हूँ, चलिए कोई भी शेयर उठा लेता हूँ। हम्म, अरे यार, वही फंडामेंटल में साइड से चले जाएंगे, बस ये सामने कुछ नहीं इसके अंदर। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, पीई रेशियो 17 है। अभी सेक्टर किस सेक्टर से ताल्लुक रखता होगा, उस सेक्टर के दूसरे बहुत सारे शेयर्स को देखेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे, देखेंगे क्या मामला है, अंदाजा लगाएंगे, पढ़ेंगे, हम तजिया करेंगे सेक्टर क्या होता है, इंशाल्लाह आइंदा सबक के अंदर आ जाएगा सेक्टर किसको कहते हैं, सेक्टर कैसे देखेंगे। 17 है, यानी 1 रुपया कमाने के लिए 70 रुपया, 17 रुपया हमको क्या करना पड़ रहा है, खर्चा करना पड़ रहा है। बुक वैल्यू कितना, 149 है। यानी कल को एक कंपनी अगर बंद हो जाती तो 698 का जो शेयर है ना, ये सिर्फ पूरे इसमें से जिम्मेदारियों में खत्म हो जाएंगे, कर्जा सैलरी वगैरह सारी, 149 रुपया बचेगा पर शेयर हमारा। बात समझ में आ गई। फेस वैल्यू तो ये नजर आ गया। प्राइस टू बुक रेशियो क्या होता है, वही मैंने बता दिया कि प्राइस टू बुक रेशियो यानी 1 रुपये की ये पाने के लिए कितना रुपया हमको देना पड़ा, 4 रुपये देना पड़ा, यानी गोया कि 5 गुना इससे महंगा मिल रहा है आपको, तकरीबन 4 से 5 गुना महंगा मिल रहा है आपको। बात समझ में आ रही, तो ये कम होना चाहिए, 4 3 ये भी अच्छा माना था। आरओई और ROC यहाँ पर क्या है, ज्यादा है, 15 20 के ऊपर ही होना चाहिए तो अच्छा माना है। तो बाकी इतना ही आपको दिखाना था, ये चैप्टर क्लियर हो गया, आगे इतना पूरा क्लियर हो गया, अब नीचे का हिस्सा इंशाल्लाह कल क्लियर करा देंगे। बाकी यहाँ एक चीज और है, किसी कंपनी का डिविडेंड बोनस वगैरह अगर हमको देखना होता है तो वो कैसे देखेंगे, आमतौर से उसके लिए भी वेबसाइट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो यहीं पर अपडेट हो जाता है। यानी अपकमिंग में ये लिखा होता है अपकमिंग, अभी कोई इसका आने वाला नहीं, आने वाला होता तो यहीं पे लिख दिया जाता है कि आने वाला है फला कंपनी का। ठीक है, और ये लिखा हुआ व्हेन कॉर्पोरेट एक्शंस आर शेड्यूल्ड दे विल ऑटोमेटिकली अपीयर, यानी जब भी इस तरीके का कोई ऐलान आएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा, आपको ढूंढने तलाशने की जरूरत नहीं कि बोनस है कि स्प्लिट है क्या है। और जिस दिन आ रहा होता तो टुडे पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि फलां का आ रहा है। बहरहाल, तो कहने का मकसद क्या हुआ, ये तीन चीजें आप यहाँ पर क्या है देख सकते हैं, बाकी ये चीजें इंशाल्लाह फंडामेंटल की कल आएंगी। ये तीन असबाब अगर आप माहिर हो जाते हैं तो आप शेयर सिलेक्शन जान जाएंगे। यानी आपने 250 कंपनीज को आपने चुन लिया था कि हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे, तो 250 में से क्या सारी कंपनीज इस लेवल की होंगी, भाई 250 में से क्या सारी कंपनीज आपके इन मेयारात पे फिट होंगी, जहां जहां आपके मेयारात फिट हो, ROC आपके हक में, ROE आपके हक में, PE PB EPS सारी चीजें आपके हक में हो, उन चीजों को हमें देखना होता है। EPS हम कल दिखा देंगे, ठीक है, EPS हम क्या करेंगे कल दिखा देंगे। और जहां ये चीजें आपके खिलाफ जा रही हो, जितनी ज्यादा आप अपने चीजें हक में कर लेंगे, उतनी ज्यादा क्या होंगे, आपके सक्सेस के चांस ज्यादा हो जाएंगे। अगर आपके दरसगाह के अंदर 10 किताबें पढ़ाई जाती हैं, तो दरसगाह के अंदर अगर आपको पोजीशन लाना है, तो जितनी ज्यादा किताबों के अंदर आपके नंबरात अच्छे होंगे, उतने ज्यादा जल्दी आपका आप पोजीशन आप ला सकते हैं। आप किसी एक दो किताब के अंदर 100 नंबर लेके चले आए, बकिया किताबों के अंदर 30 30 40 40 नंबर लेकर के आए, पोजीशन कभी भी जिंदगी के अंदर मरते दम तक नहीं आ सकती। लेकिन आप हर हर किताब के अंदर 80 80 85 85 ला रहे हैं, 100 ला ही नहीं रहे हैं। यानी ज्यादातर किताबों में एक आध किताब में गिर गए नंबर 30 40 को, तो भी आपकी पोजीशन आ जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके हक में होनी चाहिए। सबक मुकम्मल होता है, सबक के मुतालिक से अगर कोई सवाल है तो कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।